हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बंसल क्लासेस सीकर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपने बात करेंगे भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की, मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया की कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो रिसर्च का काम करते हैं, किन किन चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप अपने इस थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, अनुसंधान केंद्र। चलिए, स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है और अच्छे खासे मतलब क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, मतलब लगभग प्रश्न आता ही है इसका हर एग्जाम में। यहाँ कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जिनमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि एक ही, जैसे चावल के 2 इंस्टीट्यूट हैं, गन्ने के 2 इंस्टीट्यूट हैं, तो इनमें क्या अंतर होता है, कहाँ है, ये क्या मामला है, कन्फ्यूजन क्यों होता है, इनके बारे में बात करेंगे। पीवाईक्यू देखेंगे कि पिछले साल के कौन कौन से पीवाईक्यू हैं वो पूछे गए हैं, एक तो ये देखेंगे। और बात करेंगे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जिनके ईयर, स्थापना वो हमें जाननी पड़ती है कि कौन से इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई और कब हुई। ऐसे कुछ लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि सभी की अपन याद नहीं रख सकते, सभी का पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में तो चर्चा कर ही सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, अपने लेक्चर पढ़ते हैं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, नाम है बंसल क्लासेस सीकर, जिस पे ये पीडीएफ जो है, इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो वहाँ अवेलेबल रहेगी, बिल्कुल आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक। सबसे पहले मैं यहाँ कुछ लेक्चर से जुड़ी बातें आपको बता देता हूँ कि अपने क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो अपने यहाँ मैप के थ्रू पढ़ेंगे, पहला पॉइंट मैप के थ्रू पढ़ेंगे। तो मैप में सबसे ऊपर अगर हिमाचल है तो पहले हिमाचल वाला, फिर देहरादून वाला, इस प्रकार से मैप के क्रम में चलेंगे, तब जाकर पूरे इंस्टीट्यूट अपने क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। मैपिंग वाला याद रहेगा ना। फिर दूसरा, जहां में आपको 2 सिमिलर होंगे, जो 2 सिमिलर वाले होंगे, वो सिमिलर वालों में आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि उनको याद कैसे करना है, उनके बारे में थोड़ा सा अवेयर होकर चलोगे, उनको ध्यान से पढ़ोगे। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने शिमला की बात करेंगे। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ कौन सा अनुसंधान केंद्र है? आलू अनुसंधान संस्थान है। एक और चीज बताता हूं आपको, आप इसे पूरा याद रखने का प्रयास करेंगे कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ज्यादा याद नहीं रख पाओगे, कंफ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं नाम क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ देख लो, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है, फिर वन सर्वेक्षण आ गया, फिर राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान है, फिर यहाँ भारतीय सुदूर संवेदन आ गया। तो ये अलग अलग नाम होते हैं। इसमें याद कैसे करना होता है इस चैप्टर को? इसमें जो एक मुख्य नाम है उनके बारे में याद रखोगे आप, बस ये याद रखोगे। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम का मतलब है कि वहां आपको रिकॉल नहीं करना, रिकॉग्नाइज करना है, मतलब आपको पहचानना है दिए हुए ऑप्शन में से। ऐसा नहीं है कि याद करके लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये नाम याद करने हैं इस तरीके से। देखो जरा, हिमाचल प्रदेश, सब्जी बनती है आलू शिमला, सब्जी बनती है आलू शिमला, बस आलू शिमला से याद रह जाएगा। आलू का कहाँ है? आलू वाला शिमला में। फिर आ जाओ इधर, देहरादून। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। देहरादून है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 2 है, उत्तराखंड में 2 शहरों में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन देहरादून, और एक अपन पढ़ेंगे रुड़की। रुड़की में बिल्डिंग वाला है, भवन निर्माण है। रुड़की में बिल्डिंग वाला इंस्टीट्यूट है, भवन निर्माण के लिए रिसर्च करने वाला कहाँ है? ये रुड़की में है, ये बिल्डिंग वाला है, ठीक है। देहरादून में कौन कौन से हैं? देहरादून में एक तो वन है, एक तो वन का सर्वे करो, फिर वन में रिसर्च करो, अनुसंधान करो। लेकिन वन में रिसर्च करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दूर जाना पड़ेगा। वन में रिसर्च करने के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा। दूर कैसे जाओगे? पेट्रोल डलवाओगे बाइक में, तभी तो दूर जाओगे। लेकिन दिक्कत यह है कि भैया, ये जो व्यक्ति दूर जाने वाला है वो क्या है? वो दृष्टिहीन है। देहरादून के वन में हमने सर्वे किया, हमने रिसर्च की, वहां जाने के लिए देहरादून दूर है, जाने के लिए हमने बाइक में, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, लेकिन दिक्कत यह है कि जाने वाला क्या है? दृष्टिहीन है। तो अब याद करो इसे, देहरादून वन अनुसंधान है, वन सर्वेक्षण है, पेट्रोलियम है, सुदूर संवेदन है, और साथ में कौन सा है? दृष्टि बाधित है, ब्लाइंड इंडिविजुअल्स के लिए भी बना हुआ है। अब सुदूर संवेदन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमोट सेंसिंग। क्या कहते हैं? रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग कहते हैं सेंस करो, सेंस मतलब पहचानना, रिमोट बोले तो दूर। जब किसी ऐसी तकनीक, ऐसी विधा जिसमें हम दूर से ही चीजों को पहचान लेते हैं, वो क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग। आपने देखा होगा कि हम सैटेलाइट से ही रिसर्च कर लेते हैं खनिजों के बारे में। तो सैटेलाइट किसी भी चीज के भौतिक संपर्क में नहीं आए, उन्होंने दूर से ही पहचान लिया कि जमीन में क्या है, जमीन के ऊपर क्या है, तो वो क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग कहलाता है,
ठीक है। तो टीवी का रिमोट होता है, दूर से बैठे बैठे कंट्रोल करते हैं, तो रिमोट का मतलब ही क्या होता है, दूर। सेंस का मतलब क्या होता है, पहचानना, कि दूर से ही हम जब चीज़ों की पहचान करेंगे तो वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है, रिमोट सेंसिंग प्रक्रिया होती है। ठीक है। तो देहरादून, देहरादून में कितने हैं, 5। देहरादून में कितने हैं, 5। कौन कौन से हैं, वन अनुसंधान है, वन का सर्वे किया, वन में अनुसंधान किया, रिसर्च किया, हमें इसके लिए दूर जाना पड़ा, हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, और जाने वाला कौन था, दृष्टिहीन था। ये कहाँ के हैं, देहरादून के। कहाँ के हैं, देहरादून के। रुड़की, रुड़की एक जगह पड़ती है, यहाँ बिल्डिंग वाला है, यहाँ कौन से वाला है, बिल्डिंग वाला है। रुड़की में किसके वाला है, भवन निर्माण वाला है। बिल्डिंग वाला कौन सा है, रुड़की में है। रुड़की कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। रुड़की भी कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, हरिद्वार के पास पड़ता है रुड़की। मोहाली, मोहाली पंजाब। मोहाली वाला जो है, मोहाली में नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है। मोहाली में क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी वाला इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ है, ये अपने मोहाली में है। मोहाली। देखो जरा, अभी एक बार रिपीट करो। हिमाचल प्रदेश पढ़ लिया, उत्तराखंड हो गया, और एक यहाँ पे क्या हो गया, पंजाब, पीबी पंजाब। हिमाचल प्रदेश में हमने पढ़ा शिमला, शिमला में है आलू। शिमला में है, याद करो साथ साथ में इस टॉपिक को, शिमला, शिमला में है आलू। उत्तराखंड में है एक तो देहरादून, और एक है रुड़की। रुड़की में तो एक ही है भवन, रुड़की में तो एक ही है भवन। देहरादून में कौन कौन से हैं, देखो जरा, वन अनुसंधान है, वनों का सर्वे किया, सर्वेक्षण किया, सर्वे के लिए हमें दूर जाना पड़ा, हमने इसके लिए गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, लेकिन जाने वाले कौन हैं, ये दृष्टिहीन है। क्लियर है। तो ये अपने यहाँ पढ़ लिए। फिर आगे आ जाओ, पंजाब, पंजाब में मोहाली। मोहाली में हमने क्या पढ़ा, नैनोटेक। मोहाली में क्या पढ़ा, नैनोटेक, नैनोटेक, मोहाली। आगे बढ़ो, आगे आता है नई दिल्ली। नई दिल्ली में कौन कौन से हैं, नई दिल्ली को कैसे याद करोगे, देखो नई दिल्ली को ऐसे याद कर सकते हो, मौसम, चिकित्सा। अच्छा एक और है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कहाँ है, नियंत्रण बोर्ड कहाँ है, ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है, ये दिल्ली में है। अब देखो जरा, अब देखो जरा, दिल्ली के मौसम में प्रदूषण ज्यादा है, इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, चिकित्सा की। दिल्ली के मौसम में प्रदूषण ज्यादा है, इसलिए हमें क्या चाहिए, चिकित्सा चाहिए। दिल्ली में कृषि करनी है तो आपको कृषि में क्या चाहिए होगी, तकनीक चाहिए होगी। दिल्ली में अगर कृषि करनी है तो क्या चाहिए होगी, तकनीक चाहिए होगी। फिर सड़क बनाई है, कि नॉर्मल सड़क है, और एक यहाँ सीमा सड़क है, एक यहाँ क्या है, सीमा सड़क है, और इसकी सीमा सड़क है, बनाई किसने है, NHAI ने बनाई है। बनाई किसने है, NHAI ने बनाई है। 3 बातें याद करी हमने, कि दिल्ली के मौसम में प्रदूषण है, इसलिए चिकित्सा की जरूरत है। दिल्ली में कृषि के लिए तकनीक चाहिए होगी। दिल्ली में सड़क, सीमा सड़क बनाता कौन है, NHAI। ठीक है। और बात करते हैं आगे, NHAI। आगे देखो जरा, और फिर है अपना ASI। ASI होता है जो पुरानी चीजों की खोज करती है, जैसे मोहनजोदड़ो में कुछ खोज करी, अभी अपने कालीबंगा की बात करते हैं, कालीबंगा में कुछ खोजा, तो वो कौन खोजेगा, ASI। तो पुरानी हिस्ट्री से जुड़ी चीजें जितनी भी निकलती हैं वो कौन खोजता है, ASI। ASI को क्या मिली, सूचना, और उसने तुरंत किसको बुलाया, वैज्ञानिकों को। ASI को सूचना मिली, तुरंत किसको बुलाया, वैज्ञानिकों को। एक बार यहां रिवाइज करवाता हूं, देखो जरा, क्या दिल्ली के मौसम में प्रदूषण बहुत है, इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी भैया, चिकित्सा की। दिल्ली में तुम कृषि करोगे तो कृषि में तुम्हें क्या चाहिए होगी, तकनीक चाहिए होगी। कृषि को करने के लिए मशीनें चाहिए, तकनीक चाहिए होगी। ठीक है। फिर एक तो नॉर्मल सड़क है, एक तो नॉर्मल सड़क है, एक सीमा सड़क है, और ये बनाता कौन है, ये NHAI बनाता है, ये याद रखोगे। फिर ASI ने जैसे ही खोज करी तुरंत सूचना दी, और किसको दी, वैज्ञानिकों को दी। टोटल हम 11 नाम पढ़े अपन ने, 3, 2, 5 और 6, 11 नाम याद करने हैं। अगर तुम ऐसे लगोगे ना वैज्ञानिक वाला और वो लगोगे तो नाम याद नहीं होंगे आपको, एक बार पढ़ लो सारे। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है, प्रदूषण वाला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। फिर चिकित्सा वाला भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। कृषि करोगे तकनीक चाहिए होगी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान है। फिर आगे
नॉर्मल सड़क है, केंद्रीय सड़क है, एक सीमा सड़क है, सीमा सड़क, और ये दोनों बनाता कौन है? NHAI बनाता है। फिर आगे ASI ने जैसे ही रिसर्च करी उन्हें सूचना मिली, और सूचना मिलते ही कौन आ गए? वैज्ञानिक आ गए। वैज्ञानिक, इसको शॉर्ट में कहते हैं CSIR, सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR कहते हैं इसको। ठीक है, एक तो ये ध्यान देना। आगे बढ़ते, और देखो इसमें काम के प्रश्न क्या है, और प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं। एक तो इस पे आ जाओ, सीमा सड़क संगठन पे। इसकी स्थापना पूछी गई थी पेपर में, SSC CGL के पेपर में इसकी स्थापना आई थी 7 मई 1960, नई दिल्ली में है। लेकिन कौन से मंत्रालय के अधीन है? रक्षा मंत्रालय के अधीन है, यह ध्यान रखना। भारत के बॉर्डर वाले इलाके में जो भी सड़कें बनेंगी वो सड़कें बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सीमा सड़क संगठन की है, BRO की है। इसने खूब सारे प्रोजेक्ट चला रखे हैं, जैसे प्रोजेक्ट हिमांक है, जिसके अंतर्गत लद्दाख के चीन वाले क्षेत्रों में क्या बनती है? चीन सीमा वाले क्षेत्रों में सड़कें बनती है। सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। पूरे भारत में नॉर्मल सड़कें, जितनी भी केंद्र सरकार की सड़कें होगी वो कौन बनाएगा? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाएगा। लेकिन सीमा वाले क्षेत्रों में जितनी भी सड़कें बनेगी वो कौन बनाएगा? BRO बनाएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। क्लियर है? ये जो आता है NHAI जो आता है, ये अपने NHAI, मैं एक पेज पे अलग से लिख देता हूं आपको, देखो जरा, यहां NHAI के बारे में भी जान लो थोड़ा, ये पूछा जाता है पेपर में। फुल फॉर्म तो मैंने बोर्ड पे लिख रखी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 1988। कैसी संस्था है? वैधानिक संस्था है। मतलब वैधानिक संस्था का मतलब कोई कानून जिसके लिए होगा वो कैसी संस्था होगी? वैधानिक। जिस संस्था के संबंध में संसद ने कोई कानून बना रखा है वो संस्था क्या कहलाती है? वैधानिक। जैसे इसका संधि विच्छेद करोगे तो इसमें प्रत्यय इससे निकालोगे तो क्या बनेगा? विधान प्लस इक। विधान किसका पर्यायवाची होता है? कानून का। तो ऐसी संस्था जिसका संबंध में कोई कानून है वो क्या कहलाएगी? वैधानिक संस्था। तो इसके लिए कानून कौन सा है? NHAI एक्ट है 1988 का। कौन सा है? 1988 का। और ये इसने कार्य कब से प्रारंभ किया था? काम करना कब से प्रारंभ किया था? ये 1995 से प्रारंभ किया था। कौन से मंत्रालय के अंडर में है? ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंडर आती है, राजमार्ग मंत्रालय के अधीन है। और ये अपने बात करें राजमार्ग मंत्रालय के अधीन है। और अगर देखें तो ये वर्तमान में मंत्री कौन है? वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? वर्तमान में इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। क्या नाम है? नितिन गडकरी साहब वर्तमान में मंत्री हैं, नितिन गडकरी। क्लियर है? तो नितिन गडकरी इसके मंत्री हो गया। सीमा सड़क संगठन BRO के बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया है, ध्यान रखेंगे। 7 मई BRO डे होता है। 7 मई को कौन सा डे होता है? BRO डे। ये पेपर में आया हुआ सवाल है, SSC CGL का सवाल है। BRO डे कब मनाया जाता है? 7 मई को मनाया जाता है। हो गया क्लियर? और है क्या? देखते हैं कुछ इसमें पढ़ने वाला, और कुछ पढ़ने वाला नहीं, और कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है। ये मेडिकल काउंसिल है जो इंडिया में सभी मेडिकल सिस्टम को कंट्रोल करती है। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करती है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद करती है। चलिए, ये हो गया अपना। तो ये अपने बाद एक बार फिर से दिल्ली वाले फिर से याद करो एक बार जरा कि दिल्ली में कौन कौन से हैं। इधर आ जाओ, दिल्ली में याद करो कौन कौन से हैं। याद बहुत जरूरी है करना। देखो, दिल्ली के मौसम में प्रदूषण बहुत है भैया। तुम्हें क्या लेनी पड़ेगी इसके लिए? चिकित्सा। तुम दिल्ली में कृषि करोगे तो बिना तकनीक के कृषि नहीं हो सकती। वहां तुम्हें क्या चाहिए होगी? तकनीक। तुम अगर दिल्ली की बात करो, नॉर्मल सड़क बनाओ, सीमा सड़क बनाओ, लेकिन सड़क वालों में भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट कौन सा है? NHAI है। और एक अगर बात करें कि जैसे ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को सूचना मिली, उसने तुरंत किसको बुला लिया? वैज्ञानिकों को। ये बातें किसकी हैं? ये दिल्ली की बातें हैं। तो ये दिल्ली के वाले मामले में याद रखोगे। अगले सवाल पे चलते हैं, आगे आ जाओ। हरियाणा अब कौन सा है? यहां हरियाणा है। हरियाणा कौन कौन से शहर है हरियाणा के? हरियाणा कौन कौन से शहर है? देखो जरा, हरियाणा में एक तो है गुरुग्राम। गुड़गांव वालों में दिमाग बेहद है भैया, गुड़गांव वालों में दिमाग बेहद है, मस्तिष्क वाला है। ठीक है, आगे आ जाओ। एक इसमें जज्जर, हरियाणा का एक शहर है जज्जर। कैंसर का इलाज करवाना है तो एम्स जज्जर में जाना पड़ेगा। कैंसर का इलाज करवाना है तो एम्स जज्जर में जाइए, वहां कैंसर का इलाज होगा। क्लियर है?
अगर आप चाहते हैं कि भैंस का अनुसार भैंस वाले मामले में रिसर्च करनी है, भैंस कह दीजिए, साथ में एक अश्व है मतलब घोड़ा है, घोड़े का भी रिसर्च सेंटर कहाँ है? भैंस और घोड़ों पर रिसर्च होती है कहाँ पे? हिसार में होती है, हिसार में। ठीक है। अगर आपको सड़क के नियम नहीं पता, आप कार सीख रहे हो तो कार सीखोगे तो सड़क के यातायात नियम आपको पता होने चाहिए। और ये शिक्षा तुम कहाँ से लेकर आओगे? ये फरीदाबाद जाना भैया, फरीदाबाद में सिखाएंगे कि सड़क के रूल क्या होते हैं। और फिर हमने करनाल जाएंगे, करनाल हमें एक तो डेयरी मिलेगी, एक तो क्या मिलेगी? डेयरी, और साथ में गेहूं और जौ, साथ में क्या मिलेगा? गेहूं और जौ। तो करनाल में डेयरी, और डेयरी में क्या मिलेगा? गेहूं और जौ, गेहूं और जौ, दूध, गेहूं, जौ, ये सब तुम्हें चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? ये अपने को जाना पड़ेगा कहाँ पे? करनाल, हरियाणा में। और अब देखो, अब फिर से याद करो, आ जाओ एक बार फिर से याद करो इसे, फिर से याद करो क्या कि हरियाणा में दिमाग बेहद ज्यादा है। कहाँ? गुरुग्राम वालों में दिमाग है। अब तुम्हें अगर इलाज करवाना हो किसी व्यक्ति को कैंसर का तो कहाँ जाना पड़ेगा? जज्जर जाइए मेरे भाई, कहाँ जाना पड़ेगा? जज्जर जाना पड़ेगा। फिर अगर आपको रिसर्च करनी है किस पे? घोड़ों पे और भैंस पे, तो भैंस और घोड़ों पर रिसर्च कहाँ होती है? हिसार में होती है, हिसार में होती है। अगर सड़क के नियम जानना चाहते हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? फरीदाबाद में जाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया हम तो डेयरी पे रिसर्च करना चाहते हैं, हमारा डेयरी का बिजनेस है, तो डेयरी है या गेहूं और जौ के बारे में जानना है, तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा आपको? करनाल। क्लियर है? ये अपने थे हरियाणा वाले। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के बाद कौन सा आ रहा है? यूपी। हरियाणा के बाद कौन सा आ गया? यूपी। यूपी में कहाँ कहाँ है? मैं पहले शहर लिख देता हूं यहाँ पे। यूपी में देख लो कौन कौन से हैं। यूपी में एक तो लखनऊ में है, यूपी में एक तो कहाँ है? लखनऊ में है, एक अपने कानपुर में है, लखनऊ में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, कानपुर में है, एक अपने गाजियाबाद में है, और एक अपना वाराणसी में है। ये 4 सेंटर कहाँ के हैं? यूपी के हैं। बोलो जरा एक बार, शहरों के नाम याद करो। देखो अभी तुरंत याद हो जाएगा सारा, पहले शहर के नाम याद करो एक बार, कौन कौन से। यूपी में 4 सेंटर हैं। कौन कौन से सेंटर हैं? लखनऊ है, कानपुर है, गाजियाबाद है और वाराणसी है। फिर से बोलो जरा एक बार, लखनऊ है, कानपुर है, गाजियाबाद है और वाराणसी है। लखनऊ है, कानपुर है, गाजियाबाद है और वाराणसी है। टोटल 4 है। लखनऊ में 5 सेंटर बने हैं। लखनऊ में कितने सेंटर बने हैं? 5 सेंटर बने हैं। कानपुर में कितने सेंटर बने हैं? 2 सेंटर है। गाजियाबाद में 1 है, वाराणसी में 1 है। अब लखनऊ वाले 5 देखो कैसे याद करोगे। लखनऊ वाले 5 देखो कैसे याद करोगे। देखो जरा कि जहर के इलाज के लिए अपने को क्या चाहिए होगी? औषधि। जो किस रूप में मिलेगी? वनस्पति के रूप में मिलेगी। और साथ में लखनऊ के आम और गन्ना। जहर के इलाज के लिए औषधि चाहिए और वो वनस्पति के रूप में मिलेगी। और आम और गन्ना यहां लखनऊ का फेमस है, आम और गन्ना। अब आ जाओ जरा, देखो सबसे पहले विष विज्ञान है। विष बोले तो जहर। सबसे पहले जहर वाला इंस्टीट्यूट है। जहर के इलाज के लिए अपने को औषधि चाहिए होगी। इसके लिए औषधि हमें कहां से लानी पड़ेगी? वनस्पतियों से हमें औषधि मिल जाएगी। और फिर लखनऊ में एक तो आम है और एक लखनऊ में क्या है? गन्ना है। एक लखनऊ में आम है और एक लखनऊ में गन्ना है। वही बातें तो मैंने लिखी। जहर औषधि, जहर के लिए औषधि चाहिए वनस्पति की, और आम और गन्ना चाहिए हमें साथ में। कहाँ? लखनऊ में। ध्यान देना, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। कौन सा है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। ये कब बना था? ये 1952 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। एक चीज का और ध्यान देना, एक चीज का और ध्यान दोगे आप। एक यहां लिखेंगे अपन, केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र। एक ये भी है। मैंने पहले ही कहा था लेक्चर की शुरुआत में कि जो भी कंफ्यूजिंग वाले होंगे उनको हम कंफ्यूजन को दूर करेंगे। देखो केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र है। ये कहाँ है? ये अपने हैं कोयंबटूर में। ये कहाँ है? कोयंबटूर में। कोयंबटूर किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कोयंबटूर किस राज्य में है? तमिलनाडु में है भैया, याद करेंगे, तमिलनाडु में है। और ये कब बना था? ये 1912 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1912 में बनाया गया था। याद करो एक बार फिर से। लखनऊ वाले याद करो, बाकी बाद में याद करेंगे। लखनऊ वाले, लखनऊ में है। जहर वाली जहर को मारने के लिए, जहर को काटने के लिए आपको औषधि चाहिए होगी, वनस्पति से मिल जाएगी। जिंदा रहोगे, आम खाओ, गन्ना खाओ, जीवन का आनंद लो। ठीक है, तो ये वाले 5 कहाँ हैं? लखनऊ में। लेकिन गन्ने के 2 हैं।
अगर भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछे तब तो कहाँ है, लखनऊ में 1952 में। लेकिन केंद्रीय पूछ ले, केंद्रीय गन्ना पूछ ले तो कैसे कै कोयम्बटूर, कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे कै कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, 1912 में बनाया गया था। कोयम्बटूर जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया इसे कहते हैं, कोयम्बटूर को कहते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर को। अब आ जाओ कानपुर। कानपुर में दो हैं कानपुर में कितने हैं, दो हैं। एक तो दाल है कानपुर में और एक चीनी है। कानपुर में क्या है, दाल और चीनी है। गाजियाबाद में क्या है, जैविक खेती है, नेचुरल फार्मिंग, जीरो केमिकल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें हम किसी प्रकार के केमिकल का यूज नहीं करते, सिर्फ जो पशुओं के अपशिष्ट है, घरेलू अपशिष्ट है, उनसे ही हम वर्मिंग कंपोस्ट बनाते हैं, खाद बनाते हैं, केंचुए को डालते हैं, वो बनाता है उसमें खाद। तो ये जैविक खेती वाला हो गया। वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव है, डीजल लोकोमोटिव है, ये डीजल इंजन बनते हैं। वाराणसी में डीजल इंजन बनते हैं भैया, क्या बनते हैं, डीजल इंजन बनते हैं वाराणसी में। तो ये आप याद करेंगे। आगे आ जाओ, एक बार बता देता हूं आपको, देखिए जरा। कानपुर में क्या है, कानपुर में दाल है और क्या है, चीनी है। कानपुर में दाल है और क्या है, चीनी है। गाजियाबाद में क्या है, जैविक खेती है। वाराणसी में क्या है, डीजल लोकोमोटिव है। लोकोमोटिव बोले तो इंजन है, रेल इंजन लोकोमोटिव है। तो ये यह इंजन वाला हो गया। फिर मुजफ्फरपुर में आ जाओ। मुजफ्फरपुर में लीची, मुजफ्फरपुर की फेमस है। मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ता है, बिहार में। और यहाँ क्या है, लीची, यहाँ क्या है, लीची है, ध्यान देंगे। अच्छा, मुजफ्फरपुर में एक चीज और बताऊं तुम्हें, सुजनी कढ़ाई, सुजनी कढ़ाई जिसे 2006 में जीआई टैग मिला था, ये भी कहाँ की फेमस है, मुजफ्फरपुर की फेमस है सुजनी कढ़ाई। पढ़ा रखा है आपको, लोक कलाओं वाला चैप्टर अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो देख सकता है। उसके अंदर भारत की प्रमुख लोक कलाएं जो हैं और पीवाईक्यू जितने भी हैं सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, अपनी प्ले लिस्ट में वो चैप्टर अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया झारखंड। ये कौन सा राज्य है, झारखंड है भैया। ये कौन सा राज्य है, झारखंड। झारखंड देखो जरा, झारखंड, जमशेदपुर, झारखंड जमशेदपुर। जमशेदपुर में धातु, अरे भैया जमशेदपुर तो फेमस ही किसके लिए है, टिस्को के लिए। टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, स्टील क्या होगी, धातु होगी, मेटल हो गया, तो ये धातु है टिस्को। टिस्को 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, 1907 में। कहां स्थापना हुई थी, साकची। कहां स्थापना हुई थी, साकची एक टाउन है। ये टिस्को की स्थापना पेपर में कई बार पूछी गई है। टिस्को की स्थापना ज्योग्राफी में पढ़ते हैं अपन इसको, उद्योगों का चैप्टर जो है उसके अंदर एक पॉइंट होता है कि भारत के प्रमुख उद्योग, उसमें है कि भारत में टिस्को की स्थापना कहाँ हुई थी, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1907 में साकची में हुई थी, जो जमशेदपुर वाला क्षेत्र है, पहले साकची कहते थे इस क्षेत्र को, तो यहाँ हुई थी। आगे जाओ, रांची। रांची में है लाख। रांची में क्या है, लाख, रेजिन कहते हैं इंग्लिश में, रेजिन, रेजिन कहते हैं इसको इंग्लिश में। लाख, लाख की चूड़ियां बनती है, चूड़ियां। राजस्थान में जयपुर फेमस है लाख की चूड़ियों के लिए, बड़े लेवल पर काम होता है राजस्थान में, जयपुर में लाख वाला, तो लाख है रांची में। धनबाद, धनबाद तो फेमस है किसके लिए, माइंस के लिए, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के लिए। एक पेपर में सीधा सीधा पूछा गया था, भारत में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ है, खान खनन वाला क्षेत्र कहाँ है, ये अपना कहाँ है, धनबाद में, धनबाद। और साथ में यहाँ क्या है, यहाँ खनन है और तेल है, खनन है, तेल है, ईंधन भी कहते हैं, फ्यूल भी कह देते हैं, ईंधन अनुसंधान संस्थान भी बोल देते हैं। तो याद रखना, खनन और तेल है और माइंस है। याद करो एक बार, झारखंड, झारखंड को याद करो। याद कैसे करेंगे, देखो जरा एक बार, झारखंड को याद करेंगे। हमने कितने शहर पढ़े झारखंड में, हमने झारखंड में कितने शहर पढ़े, 3। एक तो जमशेदपुर, एक कौन सा पढ़ा, रांची, और एक कौन सा पढ़ा, धनबाद। धनबाद, धनबाद तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, मतलब खनन का और तेल का रिसर्च सेंटर बना है यहाँ। और आगे बात करें रांची, रांची में क्या बना है, रांची में लाख अनुसंधान केंद्र बना है। और जमशेदपुर में क्या बना है, जमशेदपुर में अपने बना है धातु प्रयोगशाला, मेटल वाला काम होता है, धातु प्रयोगशाला होती है, मेटल वाला काम होता है। ठीक है, एक तो याद रखोगे। फिर आगे एक और है, एक इसमें एक और है कि कोलकाता वाला, देखो जरा, नहीं इसमें कोलकाता नहीं है, तो यहाँ कोलकाता लिखते हैं। देखिए जरा, यहां पश्चिम बंगाल का ऐड कर लो, एक पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल में एक है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में कहां है, कोलकाता में, कोलकाता में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण,
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? ये अपना कोलकाता में है, ये याद रखेंगे। जीएसआई शॉर्ट में क्या कहते हैं? जीएसआई। ये इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये अपने कोलकाता में है। एक यहाँ बना हुआ है सत्यजीत रे, सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन अनुसंधान संस्थान है, तो वो कहाँ बना हुआ है? वो कोलकाता में, लेकिन उसको अपन महाराष्ट्र में पढ़ेंगे, कारण है उसका, महाराष्ट्र में दो साथ में पढ़ेंगे ना। आगे जाओ, अब चलते हैं एमपी पे। एमपी में सबसे पहले तो देखो शहर, एमपी में कौन से शहर हैं? एमपी में एक तो अपन पढ़ेंगे भोपाल, भोपाल के बाद इंदौर जहां सोयाबीन का सेंटर है, भोपाल है, इंदौर है, एक जबलपुर है, जबलपुर में उष्णकटिबंधीय वन का सेंटर है। देखो जरा इनको याद करो, याद करो। भोपाल, भोपाल में मृदा विज्ञान है, मिट्टी की, मिट्टी के बारे में कि मिट्टी में कितने पोषक तत्व हैं, मिट्टी किस प्रकार की है, कौन सी फसल ज्यादा अच्छी है, इसको लेकर बना हुआ है, मृदा विज्ञान संस्थान है। एक यहाँ वन प्रबंधन है, एक यहाँ वनों को मैनेज करना है। अच्छा, इससे पहले हमने देहरादून में वन पढ़े थे, देहरादून में वन पढ़े थे, वहां क्या बना हुआ है? वहां वनों में अनुसंधान होता है, वनों में सर्वेक्षण होता है, उसके लिए पेट्रोल लाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, दृष्टिहीन व्यक्ति जाएगा। तो ये 5 बातें अपने देहरादून में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ भी देखो जरा, भोपाल, भोपाल में वन है, लेकिन वनों को मैनेज करना है, यहाँ प्रबंधन करने वाला इंस्टीट्यूट है। तो मिट्टी और वन, मिट्टी और वन कहाँ है? भोपाल में। मिट्टी और वन कहाँ है? भोपाल में। इंदौर में क्या है? सोयाबीन। इंदौर में क्या है? सोयाबीन। अच्छा, सोयाबीन स्टेट किसे कहा जाता है? सोयाबीन स्टेट किसे कहा जाता है? ये एमपी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सोयाबीन स्टेट। सोयाबीन स्टेट किसे कहा जाता है? एमपी को कहा जाता है। याद रखेंगे, सोयाबीन उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन सा है? एमपी। एमपी के इंदौर में सोयाबीन का अनुसंधान संस्थान बना है। जबलपुर में आ जाओ, जबलपुर में, जबलपुर में उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान है। यहाँ भी वनों में रिसर्च होती है, लेकिन कैसे वन है? उष्णकटिबंधीय, गर्म क्षेत्र वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड वाले क्षेत्र में उतनी गर्म नहीं है, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में तापमान ज्यादा होता है, तो यहाँ उष्णकटिबंधीय वनों पर लेकर क्या होती है? रिसर्च होती है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वनों का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जबलपुर में। अच्छा, जबलपुर किस नदी के किनारे है? जबलपुर किस नदी के किनारे है? नर्मदा के किनारे है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर लो। अच्छा, और बताऊं तुम्हें इस लेक्चर में और एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें, मृदा विज्ञान। अच्छा, मृदा दिवस कब होता है? इंटरनेशनल सोइल डे। मृदा दिवस कब होता है? 5 दिसंबर को। कब होता है? सोइल डे कब होता है? 5 दिसंबर को सोइल डे होता है। मृदा वर्ष कब मनाया गया? यूएन द्वारा मृदा वर्ष कब मनाया गया? 2015। 2015 को मृदा वर्ष के रूप में मनाया जाता है। मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। याद रख लोगे बस बातें, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो सिंगल फैक्ट होते हैं, पूछे जाते हैं कई बार पेपर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया, एक बार याद करो, भोपाल में वनों को मैनेज करोगे और मिट्टी के बारे में जानोगे। कहां से? भोपाल से। इंदौर सोयाबीन, इंदौर में सोयाबीन है। जबलपुर में उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया गुजरात। गुजरात के 5 शहर है, पांचों में ही एक एक है। गुजरात, गुजरात के 5 शहर है, पांचों में ही एक एक है। देखो जरा, सूरत हीरा, भारत की हीरा मंडी किसे कहते हैं? सूरत को कहा जाता है। सूरत जो किस नदी के किनारे है? तापी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तापी नदी के किनारे है। तापी नदी के किनारे है। अहमदाबाद, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर एक शहर है जो किसके लिए? इंग्लैंड का एक शहर है जो किसके लिए फेमस है? कपड़े के लिए फेमस है। और ये कपड़ा, अहमदाबाद में क्या हो गया? कपड़ा। क्लियर है? याद करोगे, लॉजिक लगाओगे, इजीली रह जाएगा। जूनागढ़, मूंगफली, जूनागढ़ में क्या है? मूंगफली है। मूंगफली उत्पादन में गुजरात का भारत में पहला स्थान है। तो ये मूंगफली कहाँ होती है? जूनागढ़ वाले में मूंगफली पर रिसर्च होती है। फिर आ जाओ भावनगर। अरे नमक भैया, और नमक क्या होता है? नमक केमिकल होता है। नमक क्या होता है? रसायन होता है भैया। गांधीनगर में क्या है? गांधीनगर में प्लाज्मा। गांधीनगर में क्या है? प्लाज्मा है। गांधीनगर में क्या है? प्लाज्मा है। देखो जरा, यहां लिख देता हूं आपके लिए, ब्रीफ कर देता हूं आपको दोबारा एक बार। सूरत में क्या मिलेगा? अहमदाबाद में भी क्या मिलेगा? जूनागढ़ में क्या है? जूनागढ़ में क्या है? एक भावनगर में क्या है? और एक गांधीनगर में क्या है?
गांधीनगर में क्या है, देखिए जरा कि सूरत में क्या है, हीरा है, अहमदाबाद में कपड़ा है, जूनागढ़ में मूंगफली है, जूनागढ़ में मूंगफली है, भावनगर में नमक है, और गांधीनगर में क्या है, गांधीनगर में प्लाज्मा है। गांधीनगर में क्या है, प्लाज्मा है। हो जाएंगे याद ये वाले, याद करना भैया। आगे बढ़ो। नागपुर, नागपुर के मौसम में ना, नागपुर के मौसम में कपास और नींबू, नागपुर के मौसम में कैसे ट्रिक बनाओगे इसकी, नागपुर के मौसम में कपास और नींबू, ये बड़ी अच्छी होती है, नींबू ये बड़े अच्छे होते हैं। नागपुर के मौसम में कपास और नींबू बड़े अच्छे होते हैं। नींबू, नींबू के लिए ध्यान रखना पेपर में शब्द आएगा सीट्रस, खट्टे फल जो होते हैं, खट्टे फल के लिए क्या शब्द यूज करते हैं, सीट्रस। तो ये सीट्रस को लेकर रिसर्च करने वाला इंस्टीट्यूट है। कभी पेपर में नींबू वर्गीय फल, इसके लिए इंग्लिश शब्द एक ही होता है और वो क्या होता है, सीट्रस। तो कभी आ जाए सेंट्रल सीट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्या आएगा, नींबू वर्गीय है, नींबू। तो याद करेंगे केंद्रीय कपास अनुसंधान है, पर्यावरण अभियांत्रिकी है, और नींबू वर्गीय फल है। तो याद करो एक बार, अपने इसके नागपुर के मौसम में, नागपुर के मौसम में कपास और नींबू बढ़िया होते हैं भैया। ठीक है सब। पुणे में आ जाओ, पुणे में, पुणे के मौसम में, पुणे के मौसम में वायरस है, विषाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वायरस। पुणे के मौसम में वायरस है, लोगों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमने क्या किया, टीवी पर फिल्म बनाई, फिल्म बनाकर चला दी, मतलब लोगों को जागरूक किया। कोरोना आया तो सरकार ने ऐड नहीं चलाया था कि 2 कदम दूरी है, इस प्रकार से 2 कदम दूरी वाला आया था ना, एक ऐड आया था, तो मतलब सरकार ने खूब प्रचार किया था। उसी प्रकार से पुणे के मौसम में वायरस है भैया, पुणे के मौसम में वायरस है, इसलिए लोगों की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए क्या बनाई गई, फिल्म बनाई गई। लेकिन ध्यान रखना एक फिल्म अलग बनी, किसने बनाई, सत्यजीत रे ने एक अलग फिल्म बनाई, लेकिन वो फिल्म कहाँ बनी, कोलकाता। बताया था मैंने कोलकाता में, जब आपको जीएसआई पढ़ाया था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पढ़ाया था, कि अभी कोलकाता में इंस्टीट्यूट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। आगे बढ़ते हैं। नागपुर के मौसम की क्या खास बात है, नींबू और नींबू होता है और कपास होती है, बहुत अच्छी होती है। लेकिन पुणे के मौसम में वायरस आ गया है, लोगों को बचाने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या बनाई गई है, फिल्म बनाई गई है। लेकिन सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई है, वो अलग बनाई है, वो कहाँ बनी है, कोलकाता में। आगे जाओ। गोवा, गोवा में तो समुद्र है भैया, गोवा में क्या है, समुद्र है, गोवा में क्या है, समुद्र है। तो समुद्र विज्ञान, ओशनोलॉजी, क्या कहेंगे, ओशनोलॉजी। ठीक है। अच्छा, एक इसमें वायरोलॉजी, एक इंस्टीट्यूट पढ़ा अपन ने पुणे वाला, वायरस वाला, इसके लिए क्या शब्दावली आएगी पेपर में, वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वायरस के लिए, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। तो ये वायरोलॉजी वाला हो गया, वायरोलॉजी वाला याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और कौन सा देखो जरा आगे, बेंगलुरु, बेंगलुरु, इसरो, एक तो क्या है, इसरो, इसरो, बेंगलुरु, बेंगलुरु में क्या है, इसरो है। दूसरा क्या है, भारतीय विज्ञान संस्थान, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म बड़ी पॉपुलर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISC बेंगलुरु। और एक है बागवानी, एक है बागवानी, बागवानी को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, बागवानी को क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, बागवानी को क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर। याद करोगे मेरे साथ, क्या याद करोगे, गोवा, गोवा में समुद्र है, गोवा में समुद्र है, गोवा। बेंगलुरु, बेंगलुरु कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, बेंगलुरु कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। देखो जरा, बागवानी, बागवानी है, देखो कर्नाटक में। क्या खास बात है बेंगलुरु की, बेंगलुरु में इसरो ने IISC में क्या लगाए हैं, बागवानी की है, इसरो ने IISC में बागवानी की है। बागवानी बोले तो अपने फलों की, फलों फूलों इनकी खेती जो होती है, फल और फूलों की खेती जो होती है, वो क्या कहलाती है, बागवानी, हॉर्टिकल्चर। याद करो। मैसूर, मैसूर में तीन शब्द याद रखोगे, क्या, एक तो फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण है, एक यहां मैसूर में एक है रेशम, सिल्क, और एक यहां क्या है, भाषा। फूड प्रोसेसिंग, रेशम मतलब सिल्क, और लैंग्वेज, तीनों ही कहां है, मैसूर में है। खाद्य प्रौद्योगिकी है, रेशम है, और भारतीय भाषा है, भाषा अनुसंधान संस्थान है। तो ये तीनों कहां है, मैसूर। मैसूर किसका हिस्सा है, कर्नाटक का। मैसूर किसका हिस्सा है, कर्नाटक का। कर्नाटक का मैसूर नाम कब किया गया, 1973 में मैसूर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया,
कर्नाटक कर दिया गया। टीपू सुल्तान, लोयन ऑफ द मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान, जो कि हैदर अली के पुत्र थे। हैदर अली कर्नाटक की स्थापना करने वाले, मैसूर रियासत की स्थापना करने वाले स्वतंत्र राजा पहले कौन थे? हैदर अली थे, जिन्होंने कॉर्नवालिस के साथ जो टीपू सुल्तान था उसको कॉर्नवालिस ने कावेरी नदी में श्रीरंगपट्टनम द्वीप पर घेर कर क्या कर दिया था? बंदी बना लिया था, बाद में मार दिया गया था। तो वो कॉर्नवालिस वाली कहानी पढ़ते हैं अपन मॉडर्न हिस्ट्री में, वो यहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलो याद करो एक बार मैसूर, इस पूरी स्लाइड को याद करो। गोवा, गोवा में पणजी, पणजी में क्या है? समुद्र विज्ञान संस्थान है। क्या है? समुद्र विज्ञान संस्थान है। बेंगलुरु, बेंगलुरु में इसरो ने IISc में बागवानी की खेती की है। ठीक है, मैसूर में क्या है? 3 शब्द हैं, मैसूर के 3 शब्द हैं। खाद्य प्रसंस्करण है, फूड प्रोसेसिंग जिसे कहा जाता है, रेशम है, सिल्क कहा जाता है, भाषा है, लैंग्वेज है। ये तीनों वाले मामले हैं, याद हो जाएगा। अच्छा, इसरो के बारे में याद करो। इसरो के बारे में, स्थापना, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और बात करें इसरो की, इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। कौन है? वी नारायणन। इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं वी नारायणन, ये ध्यान रखना। और अगर बात करें इसरो के बारे में, इसकी स्थापना हालांकि 1962 में विक्रम साराभाई किसके निर्देशन में हुई थी? विक्रम साराभाई के निर्देशन में इसकी स्थापना की गई थी इसरो की, जिन्होंने 1962 में इंकोस्पार समिति के रूप में इसकी स्थापना की थी। 1962 में इंकोस्पार एक समिति थी। तो ये इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये समिति बनी थी। इस समिति को ही बाद में 1969 में एक संस्था का नाम दिया गया, और क्या नाम दिया गया? इसरो। आगे बढ़ते हैं, कोझिकोड। अब आते हैं केरल। ये किस पे आते हैं अपन? केरल, केरल, केरल याद करोगे। केरल में कौन कौन से? देखो जरा, क्या कोझिकोड, कोझिकोड ये अपने आपने नाम सुना है? कालीकट, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा जब 1498 में केरल के तट पर पहुंचता है तो वो कहां पहुंचता है? कालीकट। और कालीकट के राजा जमोरिन जो होते हैं वो वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं, जमोरिन होते हैं। अब्दुल मनीद नामक एक नाविक होता है जो वास्को डी गामा को इंडिया लेकर आता है। तो कालीकट, वास्को डी गामा इंडिया आया, वो यहाँ जाते हुए यहाँ से क्या लेके गया? मसाले लेकर गया था। और उस कालीकट को वर्तमान में क्या कहा जाता है? कोझिकोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोझिकोड कहा जाता है। तो मसाले लेने आया था, तो यहाँ कौन सा इंस्टीट्यूट होगा? मसालों का इंस्टीट्यूट होगा भैया, मसालों का। तिरुवनंतपुरम, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां बना हुआ है? ये अपने बना हुआ है तिरुवनंतपुरम में। फिर कासरगोड, कासरगोड में नारियल का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हालांकि इसका सही नाम क्या है? इसका सही नाम क्या है? बागान फसल। इसका सही नाम क्या है? ध्यान दो इधर जरा एक बार। ये नारियल अनुसंधान संस्थान पेपर में नहीं आया, बाई चांस सही नाम एक्चुअल नाम आ गया तो दिक्कत हो जाएगी आपके। क्या नाम है? कासरगोड। केरल की एक जगह है कासरगोड, वहां क्या बना हुआ है? केंद्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान। तो इसमें बागान फसल की ही एक प्रकार होती है, कौन सी? नारियल। जो बागान फसल वाला है ये रिसर्च करता है किसमें? एक तो नारियल में रिसर्च करता है, एक कोकोआ में रिसर्च करता है, मतलब कॉफी वाले में रिसर्च करता है। तो इनमें रिसर्च करने वाला एक इंस्टीट्यूट है, सही नाम है उसका केंद्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान। इंग्लिश में कहेंगे सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? ये अपने कासरगोड में है, जो नारियल के लिए फेमस है, नारियल के लिए। ठीक है, याद रखोगे। कोच्चि, भैया समुद्री उत्पाद, जैसे समुद्री जीव जो होते हैं, जलीय जीव जो होते हैं, उनका एक्सपोर्ट करना है। समुद्री उत्पादों को अगर एक्सपोर्ट करना है तो हमें कहां से कहां जाना पड़ेगा? कोच्चि जाना पड़ेगा भैया। कहां जाना पड़ेगा? कोच्चि। याद करो एक बार, देखो इधर। एक तो हमने पढ़ा कोझिकोड, कोझिकोड। एक हमने पढ़ा तिरुवनंतपुरम, एक साथ में अपनों ने पढ़ लिया कासरगोड, और एक पढ़ लिया कोच्चि, एक पढ़ लिया कोच्चि। कोझिकोड में तो भैया मसाले हैं। कोझिकोड में क्या है? मसाले हैं, मसाले। कोझिकोड में तो भैया मसाले हैं। तिरुवनंतपुरम में क्या है? तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। कासरगोड में बागान फसल है, बोले तो नारियल का है। और कोच्चि में बोले तो समुद्री उत्पाद का निर्यात है, समुद्री उत्पाद का निर्यात है, निर्यात है। आ गया दो।
कोयम्बटूर तमिलनाडु में दो है, एक तो कोयम्बटूर में है और एक अपने चेन्नई में है। अच्छा, कोयम्बटूर का एक तो मैंने आपको पहले बता ही रखा है, कौन सा, गन्ना प्रजनन केंद्र, कौन सा है, गन्ना प्रजनन केंद्र है। और एक अपना सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र है, कौन सा है, सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, कोयम्बटूर में। एक है अपना चेन्नई में चमड़ा, याद करो जरा एक बार। कोयम्बटूर में गन्ना है, गन्ना प्रजनन केंद्र है, जो 1912 में बना था। कब बना था, 1912 में, 1912 में बनाया गया था, ठीक है। एक है सलीम अली पक्षी विज्ञान, सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया, सलीम अली को क्या कहा जाता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है, गोवा में। देखो सलीम अली के नाम पे तीन चीजें बड़ी फेमस है, क्या, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। सलीम अली बर्ड सेंचुरी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, गोवा में। और सलीम अली झील कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये तीन है। और सलीम अली को क्या कहा जाता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, इनकी एक किताब भी है जिसका नाम है स्पीसीज। इनकी एक किताब है, उसका नाम क्या है, स्पीसीज। उनका नाम क्या है, स्पीसीज है भैया। क्या नाम है, स्पीसीज है, याद करोगे। स्पीसीज बुक है, प्रजातियां, पक्षियों की प्रजातियों पर एक किताब लिखी है इन्होंने। चेन्नई चमड़ा, याद करो, चेन्नई चमड़ा। आ गया जो राजमुंद्री कहां पड़ता है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। राजमुंद्री कहां है, आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ क्या है, यहाँ तंबाकू है। यहाँ क्या है, तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फिर आगे कटक पड़ता है ओडिशा में। कटक पड़ता है कहाँ, ओडिशा में। और ओडिशा में यहाँ क्या बना है, चावल अनुसंधान संस्थान बना है। क्या बना है, चावल अनुसंधान संस्थान। कहाँ बना है, कटक ओडिशा में चावल अनुसंधान संस्थान बना है। क्लियर है। आ गया जो ये चावल अनुसंधान संस्थान। अच्छा, ये बना कब था, 1946 में बना था। 2015 में इसका नाम, वर्तमान नाम जो है वो 2015 में दिया गया था। वर्तमान नाम 2015 में दिया गया था। लेकिन इससे पहले इसका नाम हुआ करता था केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। क्या नाम हुआ करता था, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इसका नाम हुआ करता था पहले। 2015 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। अच्छा, एक और ध्यान देना, भारतीय चावल अनुसंधान एक अपने हैदराबाद में पढ़ेंगे, एक अपन कहाँ पढ़ेंगे, हैदराबाद में भी एक पढ़ा जाएगा। चावल वाला कहाँ पढ़ा जाएगा, हैदराबाद में। याद करो एक बार, राजमुंद्री तंबाकू, कटक चावल। आ गया जो हैदराबाद ग्रामीण विकास है, हैदराबाद में पोषण है, तिलहन है और चावल है। इसको ऐसे याद कर लो, अगर हैदराबाद के गांवों का विकास करना है तो हमें क्या प्रदान करना होगा, पोषण। और पोषण के लिए हमें क्या बांटने पड़ेंगे, तिल और चावल। ऐसे याद कर लो, हैदराबाद के गांवों के विकास के लिए पोषण देना पड़ेगा और उसमें चावल और तिल। तो ऐसे याद कर सकते हो आप इसको, हैदराबाद ग्रामीण विकास, पोषण, तिलहन और चावल। आ गया जो अब मैंने कुछ ऐसे हाईलाइट कर दिया आपको अलग से लिखने वाले ना, कि परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए संस्थान कौन से हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा का सर्वोच्च संस्थान कौन सा है, भारत में परमाणु ऊर्जा में रिसर्च करने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है, वो बार्क है। कौन सा है, बार्क है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान नाम कब दिया गया था, ये अपने 1967 में। और किसके नाम पर, बाबा साहब बोले तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। किसके नाम पर है ये, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है, जनक कहा जाता है भैया, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को जनक कहा जाता है। और ये अपने उनके नाम पर 1967 में बार्क का नाम है ये। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था एटॉमिक एनर्जी प्रतिष्ठान, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, AEE इसका नाम हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में नाम जो है वो कब आया, 1967 में। आगे बढ़ो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, TIFR, ये कब बनाया गया था, ये 1945 में बनाया गया था मुंबई में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। आ गया जाओ, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान है, साहा एटॉमिक फिजिक्स इंस्टीट्यूट है जो कहाँ है, कोलकाता में है। और ये साहा इंस्टीट्यूट कब बनाया गया था, 1943 में बनाया गया था। फिर आगे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी एटॉमिक सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, शॉर्ट में इसे कहते हैं IGCAR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहते हैं। ये कब बना था, ये अपने 1971 में बना था। और कहाँ बना था, कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में है भैया।
और ये राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी लेजर पर रिसर्च करता है। और ये कब बना था? 1984 में। और कहाँ बना था? इंदौर में। इंदौर कहाँ है? एमपी में। बताओ जरा, इंदौर में अपनों ने एक फसल का इंस्टीट्यूट पढ़ा था, कौन सा इंस्टीट्यूट पढ़ के आए थे अपन? ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, इंदौर वाला कौन सा आपने जो इंस्टीट्यूट है। क्लियर है? आगे आ जाओ। ये परमाणु वाले बोलो, एक बार मेरे साथ रिवाइज करो इसको। एक तो हमने पढ़ा भाभा, सबसे पहले तो एक तो बार्क है जो कब बना था? 1954 में बना था। फिर एक TIFR है जो 1945 में बना था। फिर साहा इंस्टीट्यूट है वो 1943 में बना था। और एक अपना इंदिरा गांधी है, IGCAR है, सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है। एक राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये बने थे। देखो जरा, ये TIFR कब बना? 1945 में। साहा कब बना? 1943 में। IGCAR कब बना? 1971 में। और RRCAT कब बना? ये अपने बना था 1984। ठीक है, आगे आ जाओ और देख लेते हैं। अंतरिक्ष से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल भाई अंतरिक्ष से जुड़े हुए हैं। एक तो है इसरो, एक है SDSC, और एक अपना ये नॉर्थ ईस्ट वाला है। नॉर्थ ईस्ट में कहां है? नॉर्थ ईस्ट में अंतरिक्ष का केंद्र कहां है? शिलोंग में। शिलोंग में। इसरो के बारे में बात कर चुके हैं। इसरो के बारे में, शिलोंग कहां है? मेघालय। शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है। देखो जरा, इसरो के बारे में बात कर चुके हैं। 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 इसरो, पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात करते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहां है? ये अपने हैं आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा कहां है? आंध्र प्रदेश में है। कहां है भैया? आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। एक करंट का क्वेश्चन और देखेंगे साथ में। ये भारत का स्पेस पोर्ट है, मतलब यहां से अपने जो सैटेलाइट्स हैं वो छोड़े जाते हैं। भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र अभी अभी घोषणा हुई है। भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहां बनेगा? ये तमिलनाडु में बनेगा। तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में बनेगा। कुलशेखर पट्टिनम, इस प्रकार से कुछ नाम है, वहां बनेगा तमिलनाडु में। दूसरा सेंटर बनेगा इसका, जो एक साल में 25 सैटेलाइट छोड़ पाएगा। ऐसा कुछ जगह है, थुथुकुडी जिला है तमिलनाडु का, उसके अंदर बनेगा। तो ये ध्यान देंगे थोड़ा सा कि यहाँ दूसरा सेंटर बनेगा। अभी सतीश धवन स्पेस सेंटर, जितने भी भारत के मिशन हैं, जितने भी भारत के उपग्रह हैं, वो सारे कहाँ से छोड़े जाते हैं? SDSC से। अभी जो चंद्रयान 3 जो सबसे फेमस रहा था, वो कहाँ से छोड़ा गया था? वो SDSC से ही छोड़ा गया था। ठीक है, आगे आ जाओ। अंतरिक्ष वाले, एक बेंगलुरु में है, एक श्रीहरिकोटा में है, एक शिलोंग में है। बेंगलुरु में इसरो है, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, और एक अपने बात करें तो नॉर्थ ईस्ट वाले में शिलोंग में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है। कृषि से जुड़े संस्थान, ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ है? नई दिल्ली। अब इसमें देख लो जरा, स्थापना 16 जुलाई 1929, 16 जुलाई 1929 ICAR। और अगर बात करें ICAR में किस मंत्रालय के अधीन आती है? कृषि मंत्रालय के अधीन आती है, कृषि मंत्रालय। और भारत में कृषि में रिसर्च करने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? ICAR है। सर्वोच्च संस्थान है भारत में कृषि में रिसर्च करने वाला, ICAR है। फिर एक और है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब देखो, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना इसकी 1905 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पूसा। पूसा एक जगह पड़ती है, कहाँ पे? बिहार में। इसको स्थानांतरण कब किया गया? इसका ट्रांसफर, इसको शिफ्ट कब किया गया? दिल्ली। शिफ्ट कहाँ किया गया? दिल्ली में लाया गया इसको। और दिल्ली में कब लाया गया? 1936 में इसे दिल्ली लाया गया। और इसके हेडक्वार्टर को मुख्यालय को क्या कहा जाता है? पूसा भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूसा भवन कहा जाता है। कभी जो कृषि मंत्री कोई कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं, कृषि मंत्री यहाँ जाते हैं, तो फिर नाम आता है कि आज कृषि मंत्री ने पूसा भवन में अधिकारियों की बैठक ली। तो इससे पूसा भवन का मतलब होता है IARI का हेडक्वार्टर जो है वो पूसा भवन है। पूसा बिहार में है, बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। मामला क्या था पूरा देखिए, पूसा बिहार में 1934 में भूकंप आ जाता है। और 1934 में जब भूकंप आया तो भूकंप के कारण इस पूसा भवन की जो बिल्डिंग है, IARI की बिल्डिंग जो है वो टूट जाती है। बाद में सरकार ने कहा दोबारा पूसा कहाँ बनाएंगे बिहार में, अब हम इसको कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? दिल्ली शिफ्ट कर देते हैं। तो ये दिल्ली लाया गया था। क्लियर है? पहले बिहार में क्यों किया गया था? क्योंकि 1905 में राजधानी कोलकाता थी, और कोलकाता के समीप क्या पड़ता है? पूसा पड़ता है।
अब बाद में 1934 तक राजधानी कहाँ शिफ्ट हो गई थी? दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। बाद में इसको भी कहाँ ले जाया गया? दिल्ली ले जाया गया। ठीक है, याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब पशुओं से जुड़े कुछ अनुसंधान केंद्र हैं, देखो जरा। अब एक तो बकरी का है, कहाँ पे? मथुरा में। एक भेड़ का है, भेड़ व ऊन वाला है, ये राजस्थान के अविकानगर टोंक में है। कहाँ है? राजस्थान के अविकानगर टोंक में है। फिर एक है राष्ट्रीय अश्व, घोड़े के लिए हिसार में, भैंस के लिए हिसार में, बता चुका हूं, घोड़े के लिए हिसार में, भैंस के लिए हिसार में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? बरेली में है। कहाँ है? बरेली में। और पक्षी वाला भी कहाँ है? बरेली। बरेली में इज्जत नगर, इज्जत नगर वहां है ये वाला ना। देखो याद करो जरा एक बार। बकरी, अरे भैया बकरियों पे रिसर्च होती है, ठीक है साहब, बिल्कुल होती है। फिर भेड़ पे भी रिसर्च होती है, ठीक है साहब। अश्व घोड़ों पर भी होती है और भैंस पर भी होती है, और फिर पशु पर भी होती है और पक्षियों पर भी होती है। अब पशु पक्षियों दोनों पर रिसर्च होती है, कहाँ होती है? ये बरेली में होती है। अश्व और भैंस पर रिसर्च होती है, ये कहाँ होती है? ये अपने होती है, अश्व और भैंस पर रिसर्च होती है, ये कहाँ होती है? हिसार में होती है, हिसार में। और बीकानेर, सॉरी बकरी और भेड़, बकरी वाली मथुरा है और भेड़ वाली कहाँ है? अविकानगर। अविकानगर कहाँ पड़ता है? टोंक जिले में पड़ता है, राजस्थान के टोंक जिले में अविकानगर। तो ये वाला यहाँ है। क्लियर है? आगे देखें और क्या है? और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है भैया, ये अपना कंप्लीट हुआ। अब देखो, अब आपको करना क्या है, याद कैसे करने हैं, मैं एक चीज बताता हूं आपको। देखो पहले हेडिंग लगानी है। कैसे हेडिंग लगानी है? जैसे यहां हेडिंग लगाई हिमाचल, नक्शा इमेजिन करो, नक्शा बना रहे हो आप, नक्शा बना रहे हो, उस हिसाब से चलना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एक हमने पढ़ लिया पंजाब। पंजाब के बाद हम करें बीच में तो नई दिल्ली, एनडी लिख देता हूं, न्यू दिल्ली, एनडी। फिर आ जाएगा कौन सा? अच्छा बीच में एक और आएगा, एनडी से पहले एक आएगा हरियाणा। हरियाणा के बाद क्या आएगा? नई दिल्ली आएगा। फिर आ जाएगा यूपी। यूपी के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची का सेंटर है, लीची, ठीक है, बिहार आ गया। बिहार के बाद झारखंड है, झारखंड, झारखंड वाला आ गया। झारखंड के साथ ही कौन सा आ जाएगा? पश्चिम बंगाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पश्चिम बंगाल। फिर इधर से शुरू करोगे तो क्या आ जाएगा? गुजरात। गुजरात के बाद क्या आ जाएगा? एमपी। एमपी के बाद क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़। फिर यहां से नीचे आओगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद गोवा में समुद्र विज्ञान है, गोवा में। और फिर अपने बात करें तो कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद क्या है? केरल है। फिर कर्नाटक के बाद तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा है। और फिर बीच में हैदराबाद का तेलंगाना, हैदराबाद है, तेलंगाना है। यही रिसर्च सेंटर है। इधर चलोगे तो इधर शिलोंग है, शिलोंग में। अब देखो मैं आपको सारे एक बार में रिवाइज करवा रहा हूं, 2 मिनट का समय लगेगा, रिवाइज करवा रहा हूं, याद करना। यही है सबसे काम की चीज। क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपको चीजें याद हों तो आपका एक होमवर्क है। वो होमवर्क क्या रहेगा? वो रहेगा कि प्रत्येक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप उसे कोशिश करेंगे कि नक्शे में डालिए। अगर नक्शे का टॉपिक है तो उसे नक्शे में डालिए। उसके अलावा नहीं हो सकता है तो उसका माइंड मैप बनाइए, उसके चार्ट बनाइए छोटे छोटे। उन चार्ट्स के थ्रू आपको याद रहेगा। तो जो आपको मेन काम करना है ना, वो सारा का सारा काम रिवीजन है। वो आपको सारा का सारा काम याद करने की स्किल्स डेवलप करनी है। टॉपर में और एक सामान्य व्यक्ति में, सामान्य स्टूडेंट में अंतर होता है सिर्फ उसके याद करने के तरीके का। क्लियर है? उसमें और कुछ भी अंतर नहीं है। जो सामान्य स्टूडेंट होता है वो तो कॉपी लेके बैठ जाएगा, आंखें बंद कर लेगा और कहेगा अरे अच्छा, पन्ने पलटते जाएगा और करता जाएगा। जो लोग अच्छे खासा नॉलेज रखते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते लेकिन नॉलेज रखते हैं, या फिर सेलेक्ट होते हैं या टॉप करते हैं, उनका सब में उनकी क्वालिटी क्या होती है? वो प्रत्येक टॉपिक के खत्म होने के बाद एक चार्ट बनाते हैं। अगर मैपिंग वाला चैप्टर है तो मैप बनाते हैं, मैप बनाकर उसको कंट्रोल करते हैं, उसको पूरा याद रखते हैं। अगर किसी बच्चे ने यूं याद कर लिया, बाद में रिवीजन में कम समय लगेगा। इससे तुम एग्जाम टाइम पे काफी एफिशिएंट काम कर पाओगे, रिवीजन कर पाओगे। देखो जरा, अब मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे। मैं शहरों के नाम लिखता जाऊंगा ना, पूरे नहीं लिखूंगा पर फिर भी कोशिश करूंगा। देखिए जरा, शिमला, उत्तराखंड में हमने एक तो पढ़ा था देहरादून, जहां 5 इंस्टीट्यूट है, जबकि एक पढ़ा था रुड़की जो कि भवन वाला इंस्टीट्यूट है। देहरादून में 5 इंस्टीट्यूट हैं। वन सर्वेक्षण है, वन अनुसंधान है, सुदूर संवेदन है, और एक अपना पेट्रोलियम है, एक दृष्टिहीन वाला है। आ गया। तो पंजाब में मोहाली में है, नैनो टेक्नोलॉजी वाला है मोहाली में। फिर हरियाणा में कई इंस्टीट्यूट है, 5 शहरों में है। गुरुग्राम में दिमाग वालों का है, जज्जर में कैंसर का इंस्टीट्यूट है, और एक अपने फरीदाबाद में सड़क सुरक्षा, सड़क यातायात के नियमों की पालना वाला सेंटर है। और अपने हरियाणा में 2 सेंटर और बने हुए हैं। हिसार में हिसार वाला सेंटर है एक अपना, और एक करनाल वाला सेंटर है, करनाल, जहां डेयरी और डेयरी के साथ साथ क्या है, डेयरी के साथ साथ और क्या है, वहां अपने गेहूं और जौ वाला सेंटर है। नई दिल्ली में खूब सारी बातें हैं। मौसम, प्रदूषण, चिकित्सा, कृषि में तकनीक चाहिए,
कृषि में तकनीक चाहिए। और क्या चाहिए नई दिल्ली में, और अपने को कि ASI को जैसे ही सूचना मिली उसने वैज्ञानिकों को बुला लिया है, ठीक है। एक ये वाला भी कहाँ है। फिर नॉर्मल सड़क है, सीमा सड़क है, NHAI बनाई थी ट्रिक अपन ने यूपी में हमने क्या पढ़ा, 4 सेंटर पढ़े हैं यूपी के, 4 सेंटर। एक तो लखनऊ है, एक कानपुर है, एक गाजियाबाद है और एक वाराणसी है। वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव है, गाजियाबाद में जैविक खेती है, कानपुर में दाल और चीनी है, लखनऊ में जहर औषधि वनस्पति आम और गन्ना। ये कहाँ है, लखनऊ में। बिहार में मुजफ्फरपुर में है लीची का, मुजफ्फरपुर में लीची का। शिलोंग में है अंतरिक्ष का उपयोग केंद्र है, नॉर्थ ईस्ट अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है। झारखंड में एक तो रांची में है जहां लाख का काम होता है, एक 2 धनबाद में है जहां खनन और तेल है और साथ में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है। एक अपना अपने जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर में धातु प्रयोगशाला है, जमशेदपुर। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 2 सेंटर बने हैं, एक तो कोलकाता में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना है, एक सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट बना है। आगे जाओ, गुजरात में 5 सेंटर बने हैं, मैं बोल देता हूं याद रखना। गुजरात में 5 सेंटर बने हैं। सूरत में हीरा है, अहमदाबाद में कपड़ा है, जूनागढ़ में मूंगफली है और भावनगर में नमक और रसायन है और गांधीनगर में प्लाज्मा है। ये वाले हो गए। एमपी में भोपाल में 2 हैं, मिट्टी का और वन प्रबंधन का, और एक इंदौर में सोयाबीन का है, जबलपुर में उष्णकटिबंधीय वनों का है। छत्तीसगढ़ में कोई सेंटर नहीं है, छत्तीसगढ़ में। महाराष्ट्र में नागपुर के मौसम में कपास और नींबू बड़े अच्छे होते हैं। पुणे के मौसम में वायरस आ गया है, इसलिए वहां सिक्योरिटी के लिए फिल्म बनाई गई है, लेकिन सत्यजीत रे ने फिल्म अलग बनाई है कोलकाता में। गोवा में समुद्र विज्ञान है। कर्नाटक में बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में इसरो ने IISc में बागवानी की खेती की है। केरल में कोझिकोड में मसाले हैं, तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई है, कोची में समुद्री उत्पाद है और एक और रह गया इसका, कासरगोड में नारियल है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर में गन्ना है और सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र है और चेन्नई में चमड़ा है। आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी में तंबाकू है। ओडिशा में कटक में क्या है, चावल है। और एक अपने हैदराबाद के गांवों का विकास करना है, मतलब ग्रामीण विकास है, पोषण है, उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, तिल और चावल। हो गया। ये सारे इंस्टीट्यूट मात्र 2 से 4 मिनट में रिवाइज हो जाएंगे अगर आपने इन्हें इस तरीके से याद कर रखा है तो, ठीक है। चावल वाले 2 हैं, याद रखना, एक कटक में और एक अपने हैदराबाद में। कटक में जो है ये राष्ट्रीय चावल है। कौन सा है, राष्ट्रीय। पहले इसका नाम केंद्रीय हुआ करता था, केंद्रीय चावल, राष्ट्रीय चावल कटक में है। भारतीय चावल कहाँ है, हैदराबाद में। गन्ने के 2 सेंटर हैं। गन्ने के 2 सेंटर कहाँ है, एक तो कोयम्बटूर में है, केंद्रीय गन्ने वाला है, केंद्रीय गन्ना। और एक अपने भारतीय गन्ना कहाँ है, वो लखनऊ यूपी में है। याद रखो गन्ना के 2। अच्छा, एक और इसमें सेंटर है, एक सेंटर का नाम यहां लिख रहा हूं, NDDB है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये कहां है, ये अपना आनंद गुजरात में है। ये कहां है, आनंद गुजरात में है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। फिर बोलता हूं एक बार, राष्ट्रीय डेयरी विकास और बोर्ड, आनंद गुजरात में। आनंद में कौन सी कंपनी है, अमूल। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल की स्थापना जो है वो 1946 में आनंद में की गई थी। अमूल की स्थापना 1946 में आनंद में की गई थी। और साथ में अगर बात करें तो ये अपने किसने की थी, ये अपने त्रिभुवन पटेल ने इसकी स्थापना करी थी अमूल की, ठीक है। ये सेंटर थे अपने सारे, मुख्य सेंटर सारे हो गए। PYQ सारे डाल दिए गए, लगभग PYQ इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो जिनके वर्ष जरूरी थे उनके वर्ष बता दिए गए हैं, हेडक्वार्टर बता दिया गया है, एक्स्ट्रा जानकारी दे दी गई है। ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। अब जिम्मेदारी किसकी है, अब काम आपका है। अब आपके हवाले वतन साथियों, वो वाली कहावत है कि आपको अब संभालना है अपना काम। हमने अपना काम ईमानदारी से कर दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है आपको याद करना है। याद करने का तरीका बता दिया, कोशिश करिए कि याद करवा दिए जाएं और एक बिल्कुल क्लियर शब्दों में आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर है। ये था अपना आज का लेक्चर। मिलते हैं अपन अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे बंसल क्लासेस सीकर के साथ। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।